हमने मुंबई में रह करके कैंसर पीड़ितों की सेवा किया, वहाँ बिहारियों की सेवा किया। अब हमारा जो बचा हुआ जो जीवन का काल है हम अपने जन्म स्थली को है कि नहीं वो देना चाहते हैं। राजेंद्र जी, आप मान लीजिए कि अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में आएंगे? बिहार गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी श्री राजेंद्र कुमार सिंह का जन्म बरौली के नेता नगरी देवापुर में हुआ था। इन्होंने अपना कर्मभूमि माया नगरी मुंबई को चुना। मुंबई में नौकरी करते हुए ये जन सेवा से जुड़े रहे। पिछले 1 साल से ये बरौली विधानसभा क्षेत्र में सेवा भावना से कार्यरत हैं और बहुत ही कम समय में जनता के बीच अपना पैठ बनाने में सक्षम रहे हैं। कोरोना काल में गरीबों के बीच उनके दिनचर्या के सामानों को बांटकर काफ़ी लोकप्रियता हासिल किए हैं। तो चलिए हम आप सभी को मिलाते हैं श्री राजेंद्र कुमार सिंह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव का जो सीज़न है वो अब करीब आने लगा है और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी श्री राजेंद्र कुमार सिंह। तो आज हम इन्हीं से बात करने वाले हैं इस क्षेत्र के बारे में। हालांकि अगर इनको देखा जाए तो ये बहुत ही कम समय में इस क्षेत्र में अपना जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा जनता तक छोड़ने में पूरी तरीके से ये सक्षम रहे हैं। जहां तक कोरोना काल का समय रहा है उस समय में भी ये जनता का काफ़ी हद तक सेवा किए हैं। जो भी दुखी लोग थे या गरीब लोग थे उन सभी का इन्होंने यथासंभव प्रयास करते हुए उन लोगों की मदद किए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनसे। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, हमारा राजनीतिक में आने का उद्देश्य जी ये है जी कि जिस तरह से हमारा एक कर्मभूमि, हमारा जन्मभूमि है जी और मेरा कर्मभूमि मुंबई रहा जी। और मुंबई में जो हमने सरकार का सेवा करते हुए सरकारी पद पर जी जी आसीन था जी और उस समय भी जनता का हमने सेवा ही किया जी जी। और वहाँ पर हमने जब मनसे का प्रकोप था जी महाराष्ट्र के अंदर जी जी और बिहारियों को आपको मालूम होगा कि बिहारियों को काफ़ी संख्या में मार मार कर भगाया जाता था जी। कि ये प्रदेश के लोग, बिहारी लोग क्यों महाराष्ट्र में आए हैं नौकरी के लिए। आप जाकर नौकरी का मांगना है तो बिहार सरकार से मांगिए। हमारे यहाँ आकर के हमारी नौकरी क्यों छीन रहे हैं? मराठियों की नौकरी छीन करके बिहारियों को दिया जाता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा मन से जो महाराष्ट्र का नवनिर्माण सेना ने चला रहा था खिलाफ में। तो हम लोग यहाँ से तो निश्चित रूप से जब यहाँ रोजगार नहीं मिला जी तो यहाँ एजुकेशन भी बढ़िया नहीं मिला जी। तो हम लोग जाकर के वहाँ पर अच्छा एजुकेशन लिए और वहीं पर नौकरी किए। हमारे जैसे लाखों लोग हर एक अलग अलग शहरों में गए हैं जी, अलग अलग प्रांत में जाकर रोटी की तलाश में वहाँ पे कमाते हैं। तो ये तो नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि कहीं भी जाकर मांग सकता है। भारत में आप कहीं भी जाकर। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा ऐसा खड़ा कर दिया गया जिसमें हमारे बिहारियों को मारा गया, पीटा गया, उनको इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया गया। रेलवे ट्रेन को रोक रोक करके मार मार करके उनको भगा दिया गया जी, जो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था। तो हम लोग बोले कि इस राजनीति को राजनीतिक रूप से ही हमको इसका जवाब देना पड़ेगा जी। और इसके लिए हम लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया मुंबई में जिसका नाम बिहार फाउंडेशन है जी। और इस तरह से हमने वहाँ की, आपको पता होगा कि धारावी एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है जी, पूरी तरीके से कोरोना काल में ही उसका नाम हम भी आप भी नाम सुने होंगे। वहाँ पर कई इंटरनेशनल फिल्में भी बनी है जी। तो वहाँ 50 से 60% बिहारियों का जगह है जी। तो हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा बिहारियों से जुड़ने का यही एक स्थान है जहाँ काफ़ी संख्या में बिहारी रहते हैं जी। तो हम वहाँ जाकर के गरीब बच्चों को मुफ्त में, हम लोग 8-10 आदमी जाकर के मुफ्त में वहाँ पर पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाए जी। और इस तरह से वहाँ पर जब लोगों ने पैसा देना शुरू किया तो हम उस पैसे का एक ऑफिस के रूप में उस पैसे का उपयोग किए इकट्ठा करके। और इस तरह से बिहार फाउंडेशन की स्थापना हम लोगों ने किया
जी। और आज तो बिहार फाउंडेशन बट वृक्ष की तरह फैलते गया और महाराष्ट्र के कई जिलों में इसके संगठन खड़ा हो गया। जी जी। और कई प्रदेशों में भी इसका संगठन हो गया। जी जी। कई अब तो विदेशों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार फाउंडेशन हमारा वहाँ के भी बिहारियों को हम जोड़ें। जी जी। और चलिए, तो ये मान लीजिए कि आपके महाराष्ट्र का काम हो गया और यहाँ पे भी आप, मुझे जहाँ तक मालूमात है कि केवल साल भर में आप जनता के ऊपर एक अच्छी छाप छोड़ने में और जनता में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। जो हमारे राजेंद्र सिंह जी हैं, ये दावा करते हैं खुद को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में कि भाजपा का टिकट इनको यहाँ से मिलेगा। हालांकि बरौली क्षेत्र से ऐसे अगर राम प्रवेश राय जी को छोड़ दिया जाए तो इनको लेकर 3 और भी कैंडिडेट हैं जो भाजपा के बैनर तले अपना प्रचार प्रसार करते हैं। इनमें से चितलाल प्रसाद भी हो गए और सचिन सिंह भी हो गए, जैसा कि आपको मालूमात होगा। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप किस आधार पे कहते हैं कि भाजपा जो है आपको टिकट प्रदान करेगी? देखिए, टिकट देना या नहीं देना जी जी, एक केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा एक संवैधानिक और जनतांत्रिक पार्टी है। आपको उसमें किसी न किसी लिंक के जरिए तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई मुझे ये टिकट। देखिए, वो तो हर आदमी का कहीं ना कहीं जब पार्टी में है जी, तो जान पहचान बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक तो रहती है। जी जी, और सबको मांगने का अधिकार है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कर्ज करता है। जी जी। कौन विधायक बनना नहीं चाहेगा? जी जी। कौन एमपी नहीं बनना चाहेगा? कौन प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहेगा? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं चाहे। और चाहना तो कोई बुरी बात नहीं है जी। कोई, हम अगर मजदूरी हम यहाँ कर रहे हैं, मेहनत यहाँ कर रहे हैं, तो मजदूरी मांगने कहाँ जाएंगे? जी जी, वहीं मांगने जाएंगे। जब हमारी आपसे बात हुई तो आप बोले थे कि मोदी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। वहीं नहीं, मुलाकात तो सबसे हुई है, मोदी से भी हुई है और तो तमाम नेताओं से हुई है। सुशील मोदी जी से, उनसे भी मिली। हाँ, सुशील मोदी जी से मिली और उन्होंने बिहार फाउंडेशन को अच्छी तरह जानते हैं और हमारे कार्यकलापों के बारे में भी जानते हैं। हम लोग हर साल बिहार दिवस वहाँ मनाते हैं मुंबई में और कई बार हम लोग उनको आमंत्रित किए हैं और वहाँ आकर के बिहारियों का उन्होंने नेतृत्व भी किया है। उसी धारावी में जहाँ पर हमने बिहार फाउंडेशन का स्थापना किया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया था उन्होंने और मैं ही आयोजक था उसका, सुशील मोदी जी ने। वहाँ सब बिहारियों को संबोधित भी किया, तो उनसे पुराना संबंध है। अब जब मैं रिटायर हो गया तो मैं सोचा कि जिस तरह से संगठन हम बम्बई में बना करके वहाँ बिहारियों का कल्याण किए, हमने कैंसर पीड़ितों के लिए, अब देखिए बिहार फाउंडेशन की तरफ से 1,20,000 रुपया कैंसर पीड़ितों को, बिहारियों को मिलता है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। अब हम मुजफ्फरपुर में आपको बता देना चाहता हूँ, हम मुजफ्फरपुर में 16 एकड़ जमीन बिहार फाउंडेशन की तरफ से एक्वायर करके वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, काम चालू है। जी बिल्कुल। 8,500, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, 8,500 लोग प्रति वर्ष मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए। जी। हम इस चीज़ को के प्रधानमंत्री जी को भी बताया। जी। पीएमओ से बात करके 8,500 लोगों का डाटा इकट्ठा करना, कैंसर पीड़ितों का वहाँ तक पहुँचाना और उनको मांग करना कि बिहार में एक कैंसर हॉस्पिटल बने ताकि बिहारी वहाँ बम्बई में ना जाएं। जी, ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो इधर क्या आपकी सुशील मोदी जी से बात हुई थी या हुई है? नहीं, बातचीत तो हमेशा होती रहती है जी, बातचीत सबसे होती है। टिकट के विषय में मैं नहीं, टिकट के विषय में हमारा मांग है जी, सबसे बात होती है। सबसे अब ये चुनावी काल में कोई जाएगा तो टिकट मांगेगा। जी। हम सब नेताओं से टिकट मांग रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अपने अध्यक्ष जी से बोलता हूँ हमको टिकट दीजिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिला, उनको बोले हमको टिकट दीजिए। जो माननीय हमारे गणमान्य नेता हैं, है कि नहीं, जनक राम जी, उनके देखिए, मांगना तो हमको हर दरबार, हर नेता के पास जाना है अपने। बिल्कुल, मांगना आपका कर्तव्य है। अब देना और नहीं, मान लीजिए कि वो आला कमान का काम है, जिस बिल्कुल नजरिए से आपको देखते हैं उस नजरिए का आप अगर हमको उम्मीदवार के रूप में हमारा नेतृत्व तो हमको सक्षम मानता है जी, और जनता हमारे साथ में है जी, ये तो हमको पूर्ण विश्वास है कि बरौली की जनता के जन जन में मेरा नाम, देखिए दीपक जो जलता है, दीपक को अपना परिचय नहीं देना पड़ता है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। उसी तरह हमको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कार्य किया वही मेरा परिचय देता है कि राजेंद्र बाबू किस व्यक्तित्व के, कैसे व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। तो हमारा कार्य हमारे बारे में सब कुछ बता देता है। चलिए, एक अगला सवाल है हमारा कि इस चुनाव में 2020 के जो भी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, जहां तक
हम कुछ आकलन किए हैं, इसमें लगभग 22 उम्मीदवार मैदान में आएंगे, ठीक है। तो 22 उम्मीदवार में मान लीजिए कि आप इन सभी उम्मीदवारों में आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं कि हाँ हम अलग हैं इन लोगों से, या मान लीजिए कि इसमें से बहुत से सीजनली भी हैं, जो चुनाव आता है तो वो लोग चले जाते हैं, चुनाव बीतने के बाद फिर वो लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, लेकिन क्या आप इन सभी से अपने आप को अलग मानते हैं? देखिए, हर आदमी का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जी। वो किस ध्येय से राजनीति में आना चाहता है, किस मकसद से आना चाहता है, जी, तो वो व्यक्ति अच्छी तरह जानता है और यहाँ की जनता भी जानती है राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जी। ये सेवा की भावना से अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो ये महान कार्य है। जी, लेकिन अगर कोई पैसा कमाना आर्थिक रूप से आए कि उसका मोटो ही यही हो कि मैं इतना लाऊंगा, इतना लगाऊंगा और इतना कमाऊंगा, एक व्यवसाय, तो ये तो व्यवसाय हो गया। ये राजनीति, ये सेवा नहीं है। तो सेवा भावना उसमें कहीं नहीं। तो हम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारी भावना क्या है। हमको सरकार पेंशन दे रही है, हम घर के संपन्न व्यक्ति हैं, हमको किसी तरह की कोई लालच नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि जिस मकसद से हमने मुंबई में रह करके कैंसर पीड़ितों की सेवा किया, वहाँ बिहारियों की सेवा किया, बिल्कुल। अब हमारा जो बचा हुआ जो जीवन का काल है, हम अपने जन्मस्थली को है कि नहीं, वो देना चाहते हैं। जी, पैतृक हम अपने क्षेत्र को देना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को लाभान्वित करना चाहते हैं। और इसीलिए आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी मीरगंज और हथुआ का जो 105 एकड़ की ज़मीन है, जिसके लिए 5 साल से मैं प्रयत्न कर रहा था उस शुगर मिल का कि उसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित किया जाए, वो उसका नोटिफिकेशन 16 तारीख को बिहार सरकार ने जारी कर दिया। और वहाँ पर मैं 3 या 4 कंपनी जो है वहाँ ला रहा हूँ, जिसमें हजारों के संख्या में नौजुवकों को रोजगार मिलेगा। चलिए एक बहुत बेहतर बात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजेंद्र जी, आप मान लीजिए कि अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में आएंगे? देखिए, भाजपा के हम लोग सिपाही हैं जी। भाजपा टिकट दे या नहीं दे, हम भाजपाई हैं और भाजपा के साथ हैं जी। यानी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो आप चुनावी मैदान में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं जी। और जो भी यहाँ के स्थानीय जिसको टिकट भाजपा देती है, आपको आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसका हेल्प करें। बिल्कुल। उसको मान लीजिए कि वो चाहे कोई भी कैंडिडेट कोई भी हो जिसे वो टिकट देती है, बशर्ते अगर मान लीजिए कि ये सीट अगर जदयू को जाता है तो क्या आप जदयू के साथ भी, जैसा कि भाजपा का गठबंधन है, तो आप उस कैंडिडेट का सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो जब नेतृत्व जैसा हमको आदेश देगा वैसा हमको कार्य करना है, क्योंकि हम तो सिपाही हैं। हमारा कमांडर जैसा आदेश देगा, सिपाही को ऐसे ही गोली चलाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। मान लीजिए गठबंधन का ये कर्तव्य होता है कि जिस किसी का भी वो कार्यकर्ता है, अगर जिसको भी टिकट दिया जाता है, यहाँ पे मान लीजिए कि 2-3 पार्टियों का, जैसा कि एनडीए में गठबंधन है, लोजपा हो गई, जदयू हो गई और ये बीजेपी हो गई, तो आपका, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अगर इनको भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो ये मैदान में नहीं आएंगे। राइट? बिल्कुल निश्चित रूप से। जिस व्यक्ति को भाजपा का टिकट मिलेगा, जिस कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट का ये पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। बिल्कुल। जदयू के कैंडिडेट को भी अगर जाता है तो किसी को हमारा कमांडर जैसा आदेश देगा जी, सिपाही वैसे ही काज करेगा। भाजपा का पहले का बना बनाया संगठन का ये नियम है। जी। हम जो है कमांडर का आदेश की खाली प्रतीक्षा करते हैं। जी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जैसा भी आला कमान का इनका निर्णय होगा, उस निर्णय को ये पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। चलिए, आपको ये चुनाव बीत जाता है, उसके बाद भी आप मैदान में लगे रहेंगे पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में? देखिए, चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो हर 5 साल में आती है। जी, इसका किसी सेवा भावना से तो लेना देना इससे कोई सेवा भावना से कोई लेना देना नहीं है। सेवा करना तो आदमी निस्वार्थ सेवा करता है। बिल्कुल। चाहे वो टिकट मिले या नहीं मिले। हम जैसे आपने बोला कि कोई चुनावी मेढकों की तरह हम तो पैदा हुए नहीं हैं, जो बरसात, चुनावी बरसात आने पर ही बोलता है। हम उस तरह के नेता नहीं हैं कि चुनावी बरसात आ गई तो बहुत सारे, आपने बताया कि 20-25 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, 22 आदमी अभी फिलहाल मैदान में आने के लिए तैयार है। आप पत्रकार हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 22 आदमी है कि 50 आदमी है। जहाँ तक हमारा आकलन है, जो भी हो, यहाँ पे आकलन कर रहे हैं, तो हमारा, हमने तो प्रण किया है कि अपने जीवन का
जो बाकी समय है जी हम बरौली विधानसभा की जनता की सेवा के लिए अर्पित हूँ मैं जी जी। और इसकी सेवा करूँगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगा। टिकट मिले नहीं मिले एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सेवा भाव ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, उसको मैं जीत तक पूरा करूँगा। जी अगला सवाल, आप इस बरौली क्षेत्र का पूरा भ्रमण किए हुए हैं, यहाँ पे पिछले 25 सालों से 2 प्रत्याशियों का ही आना जाना है, तो आप यहाँ पे किस तरह की कमी का आकलन किए हैं इस क्षेत्र में? देखिए यहाँ इस क्षेत्र में तो बहुत कमी है जी। अब मैं कितनी कमी गिनाऊँ जी जी लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चीज़ जो है जी वो शिक्षा का कमी है जी। क्योंकि आज तक बरौली में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो सका जी जिसके कारण हमारे गरीब बच्चे जी दूसरे शहरों में जाना पड़ता है उनको या दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है और उनका शिक्षा का खर्च जो है इससे बढ़ते जाता है। हाँ। तो एक गरीब आदमी अपने बच्चों को ग्रेजुएट बनाना चाहता है। अब देखिए बहुत सारे सरकारी जो वांट्स निकलता है जी जी। उसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है जी जी। तो कम से कम ग्रेजुएशन तक का शिक्षा जो है हमारे बरौली विधानसभा के अंदर होना ही चाहिए ताकि हर गरीब बच्चा अपने बच्चों को ग्रेजुएट तो बना दे। जी जी जी। तो सबसे प्रथम कार्य जो है अगर मैं विधायक बना, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो पहला मैं कार्य करूंगा कि बरौली में सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन का स्नातक स्तर तक का शिक्षा मैं प्रारंभ कराऊंगा। जी जी पूरी तरीके से। तो चलिए अब मान लीजिए कि आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो आपका अगला कदम है प्रचार प्रसार या सेवा भावना का, उसमें आप क्या करने जा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए अभी फिलहाल? देखिए कोरोना काल में जी बहुत जनता जो है जाकर के ये 3 महीनों से जो कोरोना त्रस्त है जी जी। अब बहुत लोग जाकर के चूँकि हॉस्पिटल भी बंद था जी जी, सारे दवाखाने बंद थे, ऐसी स्थिति में जो गरीबों की बीमारियां हैं और जो गरीबों की आमदनी वो भी समाप्त हो चुकी है और गरीब जाकर के दवा नहीं करा सकता है जी क्योंकि उसके पास आमदनी भी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के। और सरकारी हॉस्पिटल की आप दशा देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारे बरौली में 4-5 बेड का हॉस्पिटल है जहां इलाज का कोई साधन नहीं उपलब्ध है। और किसी को ज्यादा उसमें मान लीजिए कि थोड़ा सीरियस आ जाए तो ये इसको कहा जाता है एक तरह से रेफर हॉस्पिटल, उसको रेफर हॉस्पिटल मान लीजिए। तो ऐसी हो जाए तो यहाँ से रेफर करने में ये लोग किसी तरह की कोताही नहीं बरतते हैं, ये इन लोगों की क्वालिटी है बरौली। तो ऐसे जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कोरोना काल में बीमारियों से त्रस्त हैं जी जी और डॉक्टरों के पास नहीं जा सके जी जी, तो हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले जी जी हम हर पंचायत में जाकर के निःशुल्क जी अपना डॉक्टर स्वास्थ्य शिविर लगा करके डॉक्टरों के साथ जा करके वहाँ पर सब गरीब जनता का हम स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, उनको दवा वितरण करेंगे और उनको अच्छे सुझाव डॉक्टरों से दिया जाएगा कि आपके ये बीमारी, और साथ में हम कोरोना के लिए उनको जागृत करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ये मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर आप चलिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। इसलिए पूरे विधानसभा में हर पंचायत में जाकर के हम शिविर लगा करके स्वास्थ्य शिविर लगा करके निःशुल्क लोगों की निःशुल्क जांच होगी या दवा भी दिया जाएगा। दवा भी दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है बरौली विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए कि ये जो है अब अगले संडे को संडे लगाएंगे। संडे को संडे ऐसा शिविर लगेगा हर एक पंचायत में जहाँ पे आप किसी भी रोग का जाकर इलाज वहाँ पे करा सकते हैं और वहाँ पे 3-4 डॉक्टर भी रहेंगे और वहाँ पे निःशुल्क आप लोगों को दवा भी मुहैया कराया जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है और ये आपके बैनर और बीजेपी के बैनर तले ये सारा कार्यक्रम चलेगा। तो इस तरह से इनका ये बहुत ही बेहतरीन कदम हम समझते हैं कि माना जाएगा अपने क्षेत्र वासियों के लिए। तो चलिए दोस्तों, राजेंद्र सिंह जी की एक बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इन्होंने कहा है कि सेवा भावना जनता का करने के लिए किसी भी पद या किसी भी पोजीशन पे इंसान की रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्तर से भी उस सेवा को कर सकते हैं जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वार्तालाप को अब यहीं पे समाप्त करेंगे और जो हमारी शुभकामनाएं हैं वो पूरी तरीके से राजेंद्र सिंह जी के साथ है। अगर इनको टिकट मिलता है तो ये पूरी तरीके से, जहां तक हम लोगों का आकलन है,
विजयी ये होंगे। और अगर मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलता है तो ये पूरी तरीके से जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ ये दिलो जान से समर्पित रहेंगे। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।